क्या आप भी सीए का एग्जाम फर्स्ट टाइम लिख रहे हो सकता है आप फाउंडेशन में सीए का एग्जाम पहली बार लिखो, या फिर अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो तो आपने इंटर का एग्जाम फर्स्ट टाइम लिखने जा रहे हो सीए का। सीए का एग्जाम आपके प्लस टू के एग्जाम से और आपके बीकॉम के एग्जाम से कंसेप्चुअली तो डिफरेंट है ही है, प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने जा रहा हूं कि अगर आपने रिसेंटली प्लस टू के पेपर दिए हैं या फिर अगर आपने रिसेंटली बीकॉम के पेपर दिए हैं तो उस माइंडसेट की प्रेजेंटेशन आपको सीए के पेपर में नहीं करनी। थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ी सी मैं आपको बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम सीए का पेपर दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए आपके 7-8 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, उसमें मैं ये पूरा कवर कर दूंगा और मैं ये इंश्योर करूँगा कि आपके प्रेजेंटेशन की वजह से कोई नंबर ना कटे। देखो कंसेप्ट तो आप जो लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे, बट कंसेप्ट को प्रेजेंट कैसे करना है उसके भी एक तरीका होता है सीए के एग्ज़ाम में। आपकी राइटिंग गंदी है अच्छी है वो मैटर ही नहीं करता। मेरी राइटिंग इतनी गंदी थी, अलग है, गंदी थी क्या है, अगर मेरे को ये लगता है कि शायद मेरे को जिसने मेरे पेपर चेक किए होंगे धन्य होगा वो आदमी, बट कैसे मैंने प्रेजेंट किया, उसको कैसे ये दर्शाया कि मेरे को आता है, मेरी गंदी राइटिंग को मत देख, मेरे कंसेप्ट्स को देख। तो वहां पर मैंने उसको कैसे बताया, इसके लिए मैंने एक 3 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके देखो। उसमें मैंने ये बताया कि आपने अगर अकाउंट्स का पेपर गंदा, अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई थ्योरी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है गंदी राइटिंग में, और अगर आपको टैक्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो वो कैसे करना है। इन तीनों वीडियोस को मैंने अपने पेपर से दिखाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देखो, लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं जी अपने इस वीडियो की, क्योंकि 10 दिन ही रह गए हैं अब आपके पेपर में तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप शुरुआत करें मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के वजह से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। 60% आप में से लोग वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट और मैं लेके आता रहूँ आपके लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ फाउंडेशन और इंटर के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि अगर आप फाइनल में हो तो आपने ऑलरेडी पेपर अटेम्प्ट किया ही होगा, और अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी जानना है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है जी, आइए शुरुआत करते हैं। अब फाउंडेशन में आपके सबसे पहले जो पेपर आपको लिखने होते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, वो होता है आपका अकाउंटिंग का पेपर और आपका लॉ का पेपर। इंटर में सारे सब्जेक्ट्स ही आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो उसमें ये सारी लगेंगी। सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है, जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का है। आपको पेपर में 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे। 6 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? टोटल 5 क्वेश्चंस ही करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी 5। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, ये तो करना ही करना है चाहे जो मर्जी हो जाए। इसका मतलब कि आपके पास चॉइस पता है किसमें है? क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का आपके पास चॉइस है कि इन 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपको पेपर में क्या अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई 4 क्वेश्चन। ये आपको पेपर में लिखा होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ सो दैट आप वहां पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है जी। अब इसमें पता है एक सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज क्या है जो आईसीआई करता है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ट्रिकी क्वेश्चन, इतना तो नहीं, मैं कह सकता हूँ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे आपको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा पेपर में, वैसे का क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी ट्रिक लग जाती है, तो वो वाले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ता है। जैसे ही उसने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पढ़ा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो गया। और अगले जो उसने 5 क्वेश्चन करने हैं, जो अगले 5 क्वेश्चन देखने हैं, उसमें उसका कॉन्फिडेंस सबसे लो लेवल पे होगा और उसका पेपर बिगड़ जाएगा। तो मेरी ये सलाह मान के जाना कि जैसे ही आपको पेपर मिले, क्वेश्चन नंबर 1 को मत देखना, क्वेश्चन नंबर 1 को मत देखना। अटेम्प्ट तो करना ही है, वो तो आप कर लेंगे। सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 उन 5 क्वेश्चन में से डिसाइड कर लेना उन 15 मिनट में कौन से 4 क्वेश्चंस करने हैं। जब आप 2-3 क्वेश्चंस कर चुके होगे, आपका थोड़ा मोमेंटम बन गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, तब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना शुरू करना। इससे क्या होगा, जो उसकी ट्रिकीनेस होगी, जो उसकी सारी चीजें होंगी, वो आप एब्जॉर्ब कर लोगे। आपको बाकी के 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस आप सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आराम से हो जाएगा आपसे। बट अगर आप वाइसे वर्सा करोगे तो आपको मेंटली प्रॉब्लम आ सकती है पेपर में, आप मेंटल ब्रेकडाउन आपका हो सकता है। ठीक है जी, सबसे पहली एक ये चीज मेरी बहुत बहुत ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको क्वेश्चन नंबर अपनी शीट के सेंटर में लिखना है। अब जैसे अभी तक हम लोग +2 में या बीकॉम में क्या करते आए हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बट अब आपको शीट में यहाँ पर नहीं लिखना क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको कहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, पार्ट ए शुरू किया, यहाँ पर आपने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि इतनी बड़ी शीट हो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपका यहाँ पर फिनिश हो गया हो, आप पार्ट बी यहाँ से शुरू नहीं करोगे। जाती है शीट, जा लेने दो, आप नहीं करोगे, आप ये पूरा पेज छोड़ दोगे, आप अगले पेज से शुरू करोगे क्वेश्चन नंबर 1B को। जो ये शीट बच रही है यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे उसको, ठीक है जी। अब एक ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल बीच में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर पार्ट एक पेज पे सॉल्व किया और उसका अगले पेज पे सॉल्व करना है, ओके। फिर एक मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं एक जैसे ये एक एनपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब एनपीओ के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपके इंटर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट ए है और पार्ट बी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, ठीक है। जब आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे लिखोगे इसको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी मत ट्रीट कर लेना। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, इसको ऐसे मत ट्रीट कर लेना, क्योंकि पता है ये अलग पार्ट मान लेते हैं उस चीज को। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो मैंने अभी आपको ये पेपर दिखाया है, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कोई पार्ट नहीं है, ये आपका कोई पार्ट नहीं है, ये इसी का ही है, सब कुछ बीच में ही है ये, इसको अलग मत मान लेना। हाँ, यहाँ पर आपके पास एनपीओ का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे जाके फॉर एग्जांपल आपको पार्ट बी में फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन दिया होता तो वो आप कहते कि हाँ यार ये चीज अलग हो गई। अब तो उसने कहा है ये मटेरियल निकालो और साथ में बैलेंस शीट बनाओ, अरे भैया ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, इसको अलग अलग मत मान लेना। ठीक है, उसने यहाँ पर ए बी लिखा है, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, ए बी लिखा है, बट इसको क्वेश्चन नंबर 1 अरे यार पेंसिल को क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी मत मान लेना। ओके, हो गई जी बात आपको। अच्छा सर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 1B। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, वैसे आपके पेपर में इतना नहीं पूछता जाता, इतना आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बट थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया तो भैया आपको 0 नंबर मिलेगा, 0। मैंने एक बार क्या किया था अपने FI के पेपर में, फाइनल में क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, फिर आगे जाके क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने लगा, उसको भी क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख दिया। एंग्जाइटी थी ना, पहला पेपर अकाउंट्स का होता है तो एंग्जाइटी होती है, वो तो 10 मिनट मेरे पास लास्ट में बच गए, तो मैंने देखा ओ शिट क्वेश्चन नंबर 2 2 बार कैसे है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर वो कहीं 10 मिनट ना बचे होते तो भैया मेरे 10-12 नंबर आराम से जाते। ठीक है जी, इस चीज का बहुत ध्यान रख लेना। और जब भी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर यूज कर रहे हो तो अपनी पेंसिल का इस्तेमाल तो मत ही करना ना यार, पेंसिल का क्यों इस्तेमाल करना आपको। मैंने बहुत बार देखा कटिंग करते हुए पेंसिल का यूज कर लेते हो, या फिर कई बार लेजर का या फिर जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए पेंसिल का यूज कर लेते हो। क्यों करना है आपको पेंसिल का यूज? नहीं करना। आपको फ्री हैंड से लेजर बनाना है, फ्री हैंड से जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, आपको स्केल भी यूज नहीं करना, जैसे बनता है ठीक बनेगा आपका। 4 साल हो गए आपको जर्नल लेजर का फॉर्मेट बनाते हुए, अब भी गलत करोगे क्या? ठीक है, तो ये आपको पेंसिल यूज नहीं करनी, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। पहले कुछ पेजेस में सजा सजा के पेंसिल से लिखोगे, लास्ट में जाके कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है। सेकंड, आगे ओवर राइटिंग नहीं करनी आपको ऐसे आपकी पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए।
ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये प्रेजेंटेशन में बहुत नेगेटिव माना जाता है, तो आपको ये नहीं करना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपको इसको कट ही करना है तो इसको ऐसे नहीं कट करना, अरे ये लिख दिया, ओहो इसको ऐसे ऐसे पेंसिल से, इतना टाइम नहीं है भाई तुम्हारे पास, इसको सिंपली एक लाइन कट करो और यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट। इसको ऐसे कट नहीं करने बैठ जाना, ऐसे नहीं कट करना इसको, ठीक है जी। आपको सिंपली ये लिख देना है, ठीक है, जेंटली कट कर देना है। फिर स्पीड मेंटेन रखना। अब आपको 3 घंटे मिलेंगे 100 नंबर का पेपर करने के लिए, उसमें से 5-10 मिनट मैं मानता हूँ थोड़ा मिसलेनियस, कई बार स्टेपर लगाना पड़ता है, कई बार एक्स्ट्रा शीट लेनी पड़ती है, शीट फिल करनी होती है, तो मैं मानता हूँ ये मिसलेनियस कामों में आपके 10 मिनट जाएंगे, तो आपके पास नेट 170 मिनट्स बचेंगे। तो 170 मिनट्स में आपको 100 नंबर का पेपर करना है, तो 1 मार्क्स के लिए आपके पास कितने मिनट है, 1.7। तो अगर आप 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो आपका 17 मिनट्स में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। अगर आप 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो 25 मिनट में हो जाना चाहिए, और अगर इंटरवल है 14 मार्क्स का कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो 23 मिनट्स में हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, ठीक है। फिर अगर आप थ्योरी में हो, अगर आप थ्योरी कर रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई थ्योरी का पेपर दे रहे हो, लॉ का दे रहे हो, ऑडिट का दे रहे हो, टैक्स में थ्योरी लिख रहे हो, कई बार अकाउंट में भी थ्योरी लिखनी पड़ जाती है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना पेपर खोला है अपने फाइनल का, तो अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने ये थ्योरी के पेपर में हर चीज को अंडरलाइन कर रखा है जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर देखो हर चीज को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है जो मेरे को लगता है कि है जो एग्जामिनर को पढ़नी है। अभी देखो यहाँ पर राइटिंग कितनी गंदी हो रही है, बट मैंने क्या कर रखा है, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इन्वेस्ट करना है इंडियन करेंसी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और बाय इनहेरिटेंस। तो ये राइटिंग गंदी होने के बावजूद भी अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी में उसका एग्जामिनर का ना मैं कहता हूँ उसका एफर्ट को मिनिमाइज कर दो। अगर आप एग्जामिनर के एफर्ट को मिनिमाइज कर दोगे ना, अपने आप नंबर दे देगा। अब जैसे प्रमोटर फेल टू कंप्लीट, ठीक है, फेल टू कंप्लीट हो गया, तो ये सारी चीजें अगर आप उसको अंडरलाइन करके दे दोगे ना कीवर्ड्स को, अगर आप इतने बड़े पैराग्राफ में उसको कीवर्ड अंडरलाइन करके दे दोगे ना तो वो कीवर्ड्स पढ़ पढ़ के आपको नंबर दे देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इस हिसाब से नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रख लेंगे आप, जब भी आप थ्योरी का पेपर करेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे अंडरलाइन करके ही आएंगे, ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट पे, ठीक है जी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर, ठीक है। अगर आप कोई, अब आपके पास चॉइस है कि आपको पहला कौन सा क्वेश्चन करना है, आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से कोई सा भी पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया, तो क्वेश्चन नंबर 6A 6B 6C ये साथ में होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है तो इसके सारे पार्ट साथ में होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर अगले के साथ में पार्ट्स होंगे, ऐसे नहीं पहले क्वेश्चन नंबर 2A कर लिया, फिर 1B कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो कर लिया, ऐसे नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो पहले उसको कंप्लीट करो, फिर अगला क्वेश्चन पे आओ। ऐसे नहीं कि बीच में सब कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, आपको किसी के नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आप कर सकते हो पेपर में, इस चीज को अवॉइड करना कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसके सारे पार्ट्स एक ही बार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 A B एंड C ये साथ में होने चाहिए, ठीक है जी। हो सकता है ये तीनों अलग अलग चैप्टर्स में से पूछे जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट ना उसको साथ में अटेम्प्ट करना, ओके है जी बात। नेक्स्ट, अगर आपको कम से कम पेपर में 2 कैलकुलेटर लेके जाने हैं और वो 2 कैलकुलेटर बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब जैसे ये मेरे पास एक सिटीजन का कैलकुलेटर है, तो ऐसे का बिल्कुल सेम एक और कैलकुलेटर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिटीजन का कोई और मॉडल जो छोटा है वो ले लिया, या फिर वो ऐसे वाला एक कैलकुलेटर आता है ना जैसे लंबा वाला कैलकुलेटर आता है वो ले लिया, नहीं, सेम आइडेंटिकल ऐसे कैलकुलेटर ही आपके पास होने चाहिए। चाहे आप कैसियो का ले लो, चाहे आप सिटीजन का ले लो, जिसका मर्जी ले लो, बट सेम मॉडल के कैलकुलेटर होने चाहिए, क्योंकि आपका एक बार अगर हाथ किसी पे सेट हो गया तो उसी पे चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, यहाँ तक तो इंटरवलों के लिए बस हो गया, अगर आप इंटर में हो तो आपके लिए यहाँ तक चीज़ें ओके हैं। अब मैं फाउंडेशन वालों के साथ बात करूंगा। इंटर वालों, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है पेपर में, अकाउंट्स और एफएम में पढ़ाता हूँ, एडवांस अकाउंट्स और एफएम में पढ़ाता हूँ इंटर का, अगर आपको कोई और इशू आता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में पिन कर सकते हो, या फिर जाके इंस्टाग्राम लिंक्डइन जहाँ पर भी आपको लगता है आप मेरे को वहाँ पे पिन कर सकते हो।
आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। रिवीजन वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अकाउंट्स में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ना तंग करती हैं, जैसे कि सेल एंड लीज बैक हो गया, या फिर कोई पुराना कंसेप्ट जैसे प्रोविजन वाला हो गया, आपका डेप्रिसिएशन वाला हो गया, बैड डेट्स वाला हो गया, तो उनकी ना छोटी छोटी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पे डाली हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एडवांस्ड अकाउंट्स सिंप्लीफाइड, तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट में। इन फाउंडेशन वाले आपसे बात कर रहा हूँ मैं अभी। आओ जी, फाउंडेशन वालों आपके लिए अब मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर रह गया। मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर बेस्ड में ये ध्यान रखना कि आपका पेपर 2 घंटे का है। अगर आप देखोगे आपका अकाउंट्स और लॉ का पेपर 3-3 घंटे का था, बट अब अकाउंट और इसका मैथ्स और लॉ का पेपर, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 2 घंटे का है। ध्यान रखना ये 2 घंटे में आपको ना क्वेश्चंस भी रीड करने हैं और ओएमआर भी फिल करनी है। ओएमआर में जो आपके रोल नंबर एंड ऑल है ना, वो भी आपको 2 घंटे में ही करना है। ये चीज का ध्यान रख लेना। तो अगर आप ये मोटा मोटी मान के चलो तो आपके पास 1 घंटा 40 मिनट ही है, 40-45 मिनट ही है आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अपनी स्पीड उस हिसाब से रखना। सर्कल प्रॉपरली करना, क्योंकि अगर आपके आंसर सही है बट सर्कल प्रॉपरली नहीं है तो वो मशीन नहीं उठाएगा। आपका ओएमआर का पेपर मशीन में चेक होगा, इंसान नहीं बैठा, वो आपकी शीट मशीन में डालेंगे, वो चेक करेगा और आपके नंबर आ जाएंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा उसमें। कोई वहां पे कोई आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर, जब भी आप ओएमआर शीट भर रहे हो ना, क्वेश्चन और ओएमआर शीट में भरने वाला आंसर बहुत अच्छे से चेक करते रहना। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम पे, मेरे अटेम्प्ट से पहले, मेरा नवंबर 18 अटेम्प्ट था फाउंडेशन का, तो मई 18 में ना बहुत क्लास का टॉपर आदमी था। हम लोग उसको देख के कहते थे कि यार ये बंदा तो फाउंडेशन में फोड़ेगा। उस भाई ने क्या किया, अपने पेपर को, मैथ्स के पेपर को कंप्लीट कर लिया टाइम पे। जब उसने लास्ट आंसर फिल किया ना, उसने पता लास्ट आंसर कहाँ फिल किया? 99th पे, ओएमआर में 99th में उसने फिल किया। इसका मतलब है कि उसने कहीं ऊपर एक आंसर को स्किप कर दिया और उसको फिल नहीं किया, और उसका अटेम्प्ट लग गया, उसने हमारे साथ क्लियर किया फिर। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर आप कर देते हो। मेरे को तो इतना खौफ हो गया था इस इंसिडेंट का, मैं तो भैया हर 5-6 क्वेश्चंस के बाद एक बार चेक करता था कि अगर मैंने 1 to 10 क्वेश्चंस किए हैं तो मेरे 1 to 10 में सारे आंसर्स फिल हो गए ना, कहीं मैं 11 पे तो नहीं पहुंच गया। फिर 11 to 20 फिल किए, फिर 5-5, जैसे मैंने तो 10-10 का रखा था, 5-5 का रख लो। ब्रेक लेते लेते कहीं, क्योंकि कहीं एक गलती हुई ना तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट नीचे तक आएगा, जैसे उसका आ गया था। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि ये आपके साथ गलती ना हो। ओके, हो गई जी बात। यही मेरी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब ऑल द बेस्ट है, ऑल द वेरी बेस्ट है आपको। होप आप नेक्स्ट लेवल ऑफ द सीए पे पहुंचो और अपने जो आपने जर्नी सोची है उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फाउंडेशन में, अकाउंटिंग, इंटर में एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, अगर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ्री फील टू कम टू मी, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे चैनल पर रिवीजन वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, उसको देखिए। और जाते जाते अगर आपको वैल्यू एडिशन लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि ऐसे की वैल्यू एडिशन बहुत सारी आपके पास आने वाली है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।